हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर ललित मोहन चौधरी, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, भद्रकाली महाविद्यालय ठोरी। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 2 के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए अर्थशास्त्र कोर पेपर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। यदि ये चैप्टर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए तो आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए छात्रों, मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग पर अब चर्चा शुरू करता हूं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ बातों को संक्षेप में बतला दूं, क्योंकि अकाउंटिंग तो नेशनल इनकम का ही करना है। इसलिए नेशनल इनकम के अकाउंटिंग से पहले नेशनल इनकम के बारे में मैं संक्षिप्त में इसकी कुछ अवधारणाओं को आपके सामने रख रहा हूं। राष्ट्रीय आय किसी देश के अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का एक प्रमुख साधन होता है। किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उस देश में पाए जाने वाले भौतिक और अभौतिक संसाधनों का प्रयोग करने से जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्यों के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे ही प्रोफेसर मार्शल ने अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा कि एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में कुल उत्पादन समृद्धि दर, राष्ट्रीय आय का ढांचा, प्रति व्यक्ति आय, बचत और निवेश से संबंधित पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वित्त वर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड होता है उसे एक वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में
की थी। लेकिन राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर BKRV राव को दिया जाता है, जिन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पादन गणना प्रणाली, आय गणना प्रणाली इत्यादि का प्रयोग किया था। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में और 14 उप क्षेत्रों में बांटा है। ये 3 भाग में सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और फूड प्रोसेसिंग अर्थात खाद्य संस्करण को शामिल किया गया। सेकेंडरी सेक्टर अर्थात द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति इत्यादि को शामिल किया गया तथा तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बाजार, बीमा जैसे सेवाओं को शामिल किया गया। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 3 विधियों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, जिसको हम लोग उत्पादन गणना विधि, दूसरा आय गणना विधि और तीसरा व्यय विधि के नाम से जानते हैं। उत्पादन गणना विधि में किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। आय गणना विधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली आय का योग किया जाता है और प्राप्त योगफल ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तथा व्यय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कुल उपभोग और कुल बचत का अनुमान लगाया जाता है और इन दोनों के कुल योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रिय छात्रों, राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का संक्षेप में जिक्र करने के बाद अब मैं आप लोगों को जो आज का मुख्य पाठ है नेशनल इनकम अकाउंटिंग अर्थात राष्ट्रीय आय लेखांकन, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन से जुड़े पहलुओं के बारे में अब इसके आगे मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। लेखांकन का अर्थ होता है हिसाब किताब, लेखा जोखा। किसी देश का एक वर्ष के अंदर हुए संपूर्ण आय का लेखा जोखा उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश का एक वर्ष के अंदर हुए संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा उस देश का राष्ट्रीय लेखा कहलाता है। जिस प्रकार हम किसी कार्य को करने से पहले योजना बनाते हैं, उसी प्रकार किसी देश का बजट बनाने से पहले हम उस देश के राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा करते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय आय के लेखा जोखा के आधार पर ही बजट तैयार किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय आय का लेखांकन करना बहुत ही आवश्यक होता है।
राष्ट्रीय आय के लेखांकन में मुख्य रूप से इस बात का अध्ययन किया जाता है कि राष्ट्रीय आय किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त हुआ है और उस प्राप्त राष्ट्रीय आय को किन किन मदों पर व्यय किया जाना है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, प्रत्येक देश अपनी आय से संबंधित आंकड़ों का जो व्यवस्थित हिसाब किताब रखता है उसे ही राष्ट्रीय आय लेखांकन कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में एक व्यवसाय लेखा के समान ही दोहरी अंकन प्रणाली अर्थात डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय के उत्पादन, इसके वितरण और इसके उपभोग से संबंधित व्यवस्थित लेखों को तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत की राष्ट्रीय आय के कृषि, उद्योग, निर्माण सेवाओं, यातायात, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले उत्पादन से संबंधित आंकड़ों तथा राष्ट्रीय आय के निजी उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात इत्यादि के रूप में किए गए व्यय से संबंधित आंकड़ों के विवरण को राष्ट्रीय आय लेखांकन या राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाता है। पाल स्टुडेस्की के अनुसार राष्ट्रीय आय लेखा विश्लेषण अर्थव्यवस्था के जटिल वित्तीय व्यवहारों की प्रकृति, उसकी मात्रा और उसके अंतर संबंधों को निर्धारित करने की एक विधि है। फ्रैंक जॉन ने राष्ट्रीय आय लेखांकन को परिभाषित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय आय लेखांकन वह विधि है जिसके द्वारा सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझा और मापा जाता है। सारांश में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाओं का सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है और उनके आपसी संबंधों को सूचित करता है और उनके विश्लेषण के लिए ढांचा प्रदान करता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन की कुछ विशेषताएं भी होती है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय लेखांकन की 4 विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में सौदों का विभाजन किया जाता है। सौदों का विभाजन अर्थात डिवीजन ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें उत्पादन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन क्रियाओं के 4 क्षेत्र हैं: उत्पादन क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र। इसकी दूसरी विशेषता है दोहरी अंकन पद्धति अर्थात डबल एंट्री सिस्टम। ये जो 4 क्षेत्र बताए गए, इन चारों क्षेत्रों के लिए दोहरी अंकन विधि के आधार पर अकाउंट्स या लेखा तैयार किया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है लेखा संबंधों की स्थापना अर्थात लेखों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, उत्पादक क्रियाओं के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं,
उनके बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इसकी चौथी विशेषता है परस्पर संबंधों का विश्लेषण। जितने भी उत्पादक क्रियाएं होते हैं उन संपूर्ण उत्पादक क्रियाओं के बीच किस प्रकार का कोरिलेशन है, किस प्रकार का सहसंबंध है, उन सहसंबंधों का अध्ययन करने में भी सामाजिक लेखांकन या राष्ट्रीय आय लेखांकन दोनों ही बहुत उपयोगी होता है। जहां तक राष्ट्रीय लेखांकन के इतिहास या विकास का प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आय लेखांकन की अवधारणा का उदय हुआ। 1676 में सर विलियम पेट्टी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल अरिथमेटिक में उन्होंने स्पष्ट किया, एक देश की राष्ट्रीय आय एक वर्ष में श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्यों का जोड़ होती है। इसके बाद सर ग्रेगरी किंग, साइमन कुजनेटस जैसे अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां तक भारत में राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली के विकास का प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। 1950 में राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण निदेशालय का गठन किया गया और इसके बाद राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से प्रत्येक वर्ष भारत के राष्ट्रीय आय का लेखांकन करके विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसका प्रकाशन किया जाने लगा। अब मैं आपको राष्ट्रीय आय के लेखांकन के वर्गीकरण के बारे में बतलाऊंगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में बांटता है। सबसे पहला क्षेत्र है उत्पादन क्षेत्र। इसे हम लोग फार्म क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यह क्षेत्र गृहस्थ क्षेत्रों से अर्थात घरेलू क्षेत्रों से साधन सेवाएं प्राप्त करता है और उन साधन सेवाओं से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। दूसरा है परिवार क्षेत्र लेखा अर्थात हाउस होल्ड सेक्टर अकाउंट्स। इस क्षेत्र में उत्पादन के साधन अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, ऋण इत्यादि के फलस्वरूप लगान, ब्याज, मजदूरी इत्यादि के रूप में परिवार क्षेत्र को आय प्राप्त होती है, साधन सेवाओं को आय प्राप्त होती है। तीसरा है सरकारी क्षेत्र लेखा अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंट्स। गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंट्स में सरकारी क्षेत्र के द्वारा किए गए क्रय विक्रय को शामिल किया जाता है। चूंकि सरकारी क्षेत्र उपभोग और उत्पादन दोनों का कार्य करता है। सरकारी क्षेत्र जब अर्थव्यवस्था के सामूहिक उपभोग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा इत्यादि प्रदान करने के लिए साधनों की सेवाओं को खरीदता है तो वह उत्पादन क्षेत्र कहलाता है। चौथा है शेष विश्व क्षेत्र।
रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर अकाउंट्स, इसके अंतर्गत विदेशों से किए जाने वाले सौदों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में विदेशों से प्राप्त साधन आय अर्थात विदेशों को किए जाने वाले निर्यात के फलस्वरूप विदेशों को किया जाने वाला भुगतान, विदेशों से प्राप्त होने वाला आय और विदेशों से आयात किए जाने के बदले में विदेशों से प्राप्त होने वाले आयात को शामिल किया जाता है। और पांचवा क्षेत्र है पूंजी लेखा क्षेत्र। पूंजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें सभी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली बचत तथा सभी क्षेत्रों में किए जाने वाले निवेश को शामिल किया जाता है। अब हम आप सभी को राष्ट्रीय आय लेखांकन के महत्व के बारे में बतलाएंगे, जो इस लेसन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बहुत ही परीक्षा उपयोगी है क्योंकि विभिन्न पिछले वर्ष की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में मैंने कई बार इसकी पुनरावृत्ति देखी है, इसलिए इसे आप काफी ध्यान से समझेंगे। राष्ट्रीय लेखांकन का सबसे पहला महत्व यह है कि यह लेन देन के वर्गीकरण में काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। किसी देश की आर्थिक क्रिया में अनगिनत लेन देन होते हैं। जब हम दूसरे को अपनी वस्तुएं देते हैं तो हमें भुगतान प्राप्त होता है, हम पेमेंट रिसीव करते हैं। लेकिन जब हम दूसरे से वस्तुएं और सेवाएं लेते हैं तो हमें भुगतान करना होता है, पेमेंट करना होता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन विभिन्न प्रकार के लेन देनों का वर्गीकरण उसका प्रस्तुतिकरण करता है। इनसे राष्ट्रीय आय, व्यय, बचत, विनियोग, उपभोग व्यय, उत्पादन व्यय, सरकारी व्यय, विदेशों के भुगतान और प्राप्तियों इत्यादि के संबंध में अलग अलग जानकारी प्राप्त हो पाती है। इसका दूसरा महत्व यह है कि यह आर्थिक संरचना के समझने में हमारी सहायता करता है। यह हमें न केवल राष्ट्रीय आय का ज्ञान कराता है बल्कि उत्पादन और उपभोग के आकार, करारोपण, बचत के स्तर, विदेशी व्यापार और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाले इंटर रिलेशनशिप अर्थात अंतर संबंधों के बारे में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर फिर हम आगे के वित्तीय वर्ष के लिए अपना आर्थिक पैमाना तैयार करते हैं। इसका तीसरा महत्व यह है कि यह विभिन्न क्षेत्रों के अंतर संबंधों की जानकारी देता है। विभिन्न क्षेत्रों का अर्थ यह है कि घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र, इन चारों क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय की प्राप्ति में क्या योगदान है, कौन सा क्षेत्र संपूर्ण
आर्थिक विकास की प्रक्रिया में, संपूर्ण उत्पादन की प्रक्रिया में अपनी कितनी भूमिका निभाता है, इस बात का विश्लेषण, इस बात की जानकारी हमें राष्ट्रीय आय के लेखांकन से प्राप्त हो पाती है। इसका चौथा महत्व यह है कि यह तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। जिस प्रकार से दर्पण हमें अपना वास्तविक प्रतिबिंब दिखलाता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी देश के आर्थिक प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। अर्थात राष्ट्रीय आय के लेखांकन से यह पता चलता है कि कोई देश किसी अन्य देशों के सापेक्ष, अर्थात कोई देश किसी अन्य देशों की तुलना में आर्थिक रूप से कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। किसी देश की आर्थिक प्रगति कितनी अधिक हुई है या कितनी कम हुई है, इस बात की जानकारी भी उस देश के राष्ट्रीय आय के लेखांकन से हमें प्राप्त हो पाती है। जब हम अपने देश की अर्थव्यवस्था की तुलना विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ करते हैं, तो इससे हमें यह पता चलता है कि यदि हमें आर्थिक रूप से सशक्त देशों तक पहुंचना है, तो हमें राष्ट्रीय आय को कितना ज्यादा बढ़ाना होगा, और इस बात की जानकारी हमें राष्ट्रीय आय के लेखांकन से ही प्राप्त हो सकती है। इसका एक और महत्वपूर्ण श्रम संघों से संबंधित है। श्रम संघ तथा श्रम संगठनों के लिए राष्ट्रीय आय लेखा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस लेखा से उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि राष्ट्रीय आय के सृजन में, राष्ट्रीय आय के उत्पादन में श्रम शक्ति का क्या योगदान रहा है, राष्ट्रीय आय के उत्पादन में श्रमिकों का कितना योगदान रहा है, और फिर श्रम संगठनों को जिस मात्रा में, जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय के सृजन में श्रमिकों के योगदान की जानकारी प्राप्त होती है, उसी अनुपात में वे प्रबंधन से या मैनेजमेंट से, सरकार से श्रमिकों के वेतन या उनसे संबंधित अन्य सहूलियतों की मांग करते हैं। इस प्रकार से श्रमिक कल्याण के दृष्टिकोण से श्रमिक संगठनों के लिए राष्ट्रीय आय लेखांकन काफी महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा आर्थिक विकास की माप भी संभव हो पाती है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के स्तर को बतलाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन एक विशेष समय अवधि में किसी देश में उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्यों के योग का लेखा जोखा होता है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि हमारी आर्थिक क्रियाओं का स्तर कितना है, कैसा है, और हमें इसे कितना घटाना या बढ़ाना है, या इस गुणवत्ता में और अधिक मात्रा में कितना सुधार करना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय लेखांकन
आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय लेखांकन के द्वारा योजना आयोग को, आपको पता है योजना आयोग को अभी वर्तमान योजना आयोग को अभी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो योजना आयोग या नीति आयोग को राष्ट्रीय लेखांकन के द्वारा ही इस बात की जानकारी मिलती है कि किन किन क्षेत्रों का विकास हो चुका है, किन किन क्षेत्रों में विकास की और अधिक संभावनाएं हैं तथा किन किन क्षेत्रों में पूर्ण विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है, और फिर उसी के अनुरूप आयोग अलग अलग क्षेत्रों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक संसाधनों का आवंटन करता है, जिससे संपूर्ण देश के आर्थिक क्षेत्रों का संतुलित विकास हो पाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लेखांकन आधारभूत आर्थिक क्रियाओं का लेखा जोखा होता है, जिसके द्वारा उत्पादन, उपभोग, बचत और पूंजी निवेश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। विश्व के किसी देश के संपूर्ण आर्थिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय लेखांकन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इस प्रकार से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन आर्थिक क्रियाओं का इंडिकेटर होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज इंडिकेटर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, इंडिकेटर ऑफ national income, indicator of national income progress, and indicator of whole economic activities and interrelationship between different sectors of economy। तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह आज का पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।